नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ करेंगे जो कि नैनीताल से सामने आ रही है। नैनीताल में हाई कोर्ट के नए सीजेआई का चीफ जस्टिस का नाम सामने आ चुका है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, माफ कीजिएगा, जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता होंगे नए चीफ जस्टिस। कॉलेजियम ने नियुक्ति की संस्तुति की है। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज हैं जस्टिस गुप्ता। जस्टिस जी नरेंद्र की जगह लेंगे जस्टिस गुप्ता। 9 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं जस्टिस नरेंद्र। जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता नए चीफ जस्टिस होंगे। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। अभी मौजूदा समय में इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज की नियुक्ति है। 9 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं जस्टिस नरेंद्र, उनकी जगह लेने वाले हैं। नैनीताल हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस का नाम सामने आ गया है। मनोज कुमार गुप्ता नए चीफ जस्टिस होंगे। देखिए, कॉलेजियम ने जो संस्तुति पेश की है और उसका जो आदेश है वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। स्टेटमेंट मनोज कुमार गुप्ता जो कि मौजूदा समय के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज के तौर पर नियुक्त हैं, उनका स्थानांतरण होगा और पदोन्नति के साथ में स्थानांतरण है। चीफ जस्टिस की भूमिका में नजर आएंगे मनोज कुमार गुप्ता। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रजनीश दीक्षित हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं। रजनीश, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड से? देखिए, यहां पर मनोज कुमार गुप्ता के नाम को लेकर के लगातार हलचल बनी हुई है कि आखिरकार चीफ जस्टिस की भूमिका में अब किस तरीके से न्याय प्रणाली को वो प्रभावित करने वाले हैं। का ही एक अंग है कि सीजीआई चेंज होना था, उसको लेकर कोलिजियम ने जो फैसला लिया, तो मनोज कुमार गुप्ता जो प्रयागराज मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज हैं, उनको उत्तराखंड की जो नैनीताल हाई कोर्ट है उसका चीफ जस्टिस बनाया जा रहा है। इससे पहले कई कयास लगाए जा रहे थे, जो जुडिशरी में चर्चाएं चल रही थी कि कौन बनेगा सीजीआई, उन सारी चर्चाओं पर विराम लग गया। और मनोज कुमार गुप्ता जी का जो अनुभव है काफी अच्छा बताया जाता है। प्रयागराज जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में काफी लंबे अनुभव है उनका, उस अनुभव की न्याय व्यवस्था में फायदा मिलेगा। उत्तराखंड में जो लंबित मामले हैं, वो जो भी सीजीआई होता है उसके दिशा निर्देश पर उनका निस्तारण होता है। और वो जो मुखिया के तौर पर, चूंकि मैं बताऊं आपको हाई कोर्ट का सीजीआई मुखिया होता है, तो जाहिर सी बात है कि जो वहां का मुखिया जो सीजीआई बनता है वो अपने अनुरूप ही न्याय व्यवस्था में कैसे शीघ्र न्याय मिले, किस तरीके से जल्दी न्याय मिले और जो गंभीर मामले वो निष्पक्ष न्याय मिले, तो ये सारी चीजें सुनिश्चित होती है। तो लोगों को उम्मीद है, जो जुडिशरी से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो वकील हों चाहे अन्य जज हों, उनको उम्मीद है कि सीजीआई जब ये कार्यभार लेंगे तो न्याय व्यवस्था में सुधार होगा और लोगों को सुलभ न्याय और जल्द न्याय को, जो अविलंब जो इतने मामले लंबित हैं हाईकोर्ट में भी, उसके निस्तारण को लेकर भी कोई ना कोई स्ट्रेटजी बनेगी। पूजा, बिल्कुल रजनीश, यहाँ पर स्ट्रैटेजी बनती हुई नजर आएगी। मैं अगर केसेस जो पेंडिंग चल रहे हैं उनकी बात करूं, क्योंकि अक्सर उत्तराखंड की बात अगर करें तो कुछ हाई प्रोफाइल केसेस हैं जो कि पेंडिंग मोड में चल रहे हैं, बहुत लंबे खिंच रहे हैं। क्या उनको समराइज करने पर भी फोकस होने वाला है मनोज कुमार गुप्ता का, क्योंकि कार्यशैली उनकी प्रयागराज के अंदर इलाहाबाद हाईकोर्ट में ऐसी ही रही है? देखिए, जिस तरीके से पूजा मैं बताऊं, जो सीजीआई बने हैं मनोज कुमार गुप्ता, इनकी कार्यशैली काफी तेज है और समयबद्ध तरीके से निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो उत्तराखंड नैनीताल हाई कोर्ट में जो हाई प्रोफाइल मामले हैं उस पर भी दिशा निर्देश देंगे कि कैसे जल्द से जल्द न्याय हो। और जो जुडिशरी की जो एक छवि बनती जा रही है कि यहाँ पे पेंडेंसी बहुत ज्यादा है, इस पेंडेंसी को कैसे कम किया जाए और किस तरीके से नैनीताल का जो हाई कोर्ट है उसमें जो हाई प्रोफाइल मामले उसमें निष्पक्ष न्याय को डिलीवर करे, तो ये तमाम प्राथमिकताएं हैं जिन प्राथमिकताओं के साथ चार्ज लेंगे। पूजा, चलिए, बहुत शुक्रिया रजनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। दूसरी तरफ आपको बता दें कि देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में एक बार फिर से लापरवाही सामने आई है, जो कि सचिवालय से रवाना होते समय सीएम फ्लीट में शामिल पायलट कार अचानक से खराब हो गई, जिसके बाद फ्लीट बिना पायलट कार के ही आगे बढ़ गई। हैरानी की बात यह रही कि सचिवालय गेट पर तैनात
इंटरसेप्टर गाड़ी भी उसी समय खराब हो गई। सीएम के रवाना होने के बाद दोनों गाड़ियों को धक्का देकर स्टार्ट किया गया, तो वहीं घटना ने एक बार फिर से सीएम सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस खबर पर भी ज्यादा जानकारी के लिए रजनीश जुड़े हुए हैं। रजनीश, मुख्यमंत्री की सुरक्षा में इतनी भीषण लापरवाही। जी पूजा, जिस तरीके से ये तस्वीर है ये अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। सवाल ये कि मुख्यमंत्री जो जेड प्लस सुरक्षा इनको मिली हुई है पुष्कर सिंह धामी को, उनका जब काफिला सचिवालय से निकलने वाला था तो पायलट गाड़ी खराब हो गई, जिसके बाद बिना पायलट की अगुवाई के ही मुख्यमंत्री की जो फ्लीट थी वो आगे बढ़ जाती है। इसके अलावा पूजा, हैरान करने वाली बात यह भी है कि जो इंटरसेप्टर वाहन साथ में चलता है फ्लीट के में, वो भी खराब हो गया। तो जिसके बाद आपको बताएं, इसमें जो निचले स्तर के अधिकारी हैं आरक्षी, उन पे तो गाज गिरा दी गई, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बताएं कि एडीजी इंटेलिजेंस ने 7 दिन के अंदर इस पूरे मामले की आख्या मांगी है कि आखिर चूक कैसे हुई, क्या लापरवाही हुई है, क्या फिटनेस प्रॉपर नहीं था। सीएम की जो चूंकि हाई प्रोफाइल मामला, उनकी फ्लीट में चलने वाले जो भी वाहन है वो बाकायदा पहले चेक होते हैं, तब फ्लीट रवाना होती है। स्टैंड बाई में भी कई सारे इनके पास वाहन रहते हैं। मान लीजिए पायलट गाड़ी खराब हो गई थी तो इंस्टेंट दूसरी पायलट की व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि समय का अभाव था, मुख्यमंत्री का मूवमेंट था, तो लिहाजा वो मूव कर गए। अब आपको बताएं 7 दिन का समय है, आरक्षी निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने भी इस पर नाराजगी जताई है कि इस तरीके की लापरवाही, आखिर उनका जो प्रोटोकॉल देखने वाले एडीजी इंटेलिजेंस है वो इस पर विस्तृत रिपोर्ट दें कि कहाँ चूक हुई है। पूजा, चलिए, बहुत शुक्रिया रजनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा सुचारू रूप से संचालित हो रही है और श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ भी रही है। सरकार का अनुमान है कि आने वाले दिनों में शीतकालीन यात्रा में और ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसको लेकर सीएम धामी ने कहा कि शीतकालीन यात्रा की शुरुआत राज्य सरकार ने पिछले साल की थी और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। सीएम ने यह भी कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड में पर्यटन को 12 महीने निरंतर चलाए रखना है, ताकि होटल व्यवसायियों, वाहन चालकों, दुकानदारों और पर्यटन से जुड़े अन्य लोगों को साल भर रोजगार मिल सके। पिछले वर्ष से हमने प्रारंभ की है और इसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं और इसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि पूरा हमारा पर्यटन 12 महीने निरंतरता से चलता रहे, लोगों को काम मिलता रहे। होटल हों, चाहे हमारे गाड़ी वाले हों, ढाबे वाले हों, अन्य काम करने वाले हों, जो भी हमारे राज्य की व्यवस्था को चलाने वाले हैं, पर्यटन व्यवस्था को, चारधाम यात्रा को, अन्य जो हमारी यात्राएं हैं जो संचालन करते हैं, उनका काम निरंतरता से 12 के 12 महीना चलता रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी मन की बात के अपने कार्यक्रम में 30 नवंबर को हमारे राज्य की शीतकालीन यात्रा का अपने कार्यक्रम में उसको सम्मिलित किया और पूरे देश और दुनियावासियों को उत्तराखंड के अंदर शीतकालीन यात्रा का क्या महत्व है और शीतकाल में यहाँ का कैसा मौसम रहता है, अच्छा मौसम रहता है, साफ मौसम रहता है, यहाँ का पर्यावरण शुद्ध है, हवा शुद्ध है, हर प्रकार से अच्छा परिवेश है, धूप पूरी तरह से खिली हुई रहती है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे राज्य की जो प्राकृतिक सौंदर्य है, प्रकृति का जो हमें उपहार है, प्रकृति का जो आशीर्वाद है, वो पूरे देश और दुनिया को बताया है। की दस्तक के साथ ही प्रदेश में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्कूलों में होने वाली छुट्टियों के चलते शहर में भीड़भाड़ और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। इसी को देखते हुए देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने एहतियातन बड़ा फैसला लिया है। एसएसपी ने शहर के कई संवेदनशील इलाकों में धरना प्रदर्शन और रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शांति व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पुलिस प्रशासन ने आम जनता से सहयोग की अपील की है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। देहरादून में धरना प्रदर्शन पर रोक है। बढ़ती भीड़ को लेकर एसएसपी का सख्त फैसला देखने को मिला है।
जैसे आगामी शीतकालीन यात्रा और जिस तरह से अभी टूरिस्ट का छुट्टियों में आवागमन रहता है, खासकर मसूरी, धनौल्टी और अन्य जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, यहाँ पर क्रिसमस ईव और नए साल पर भी काफी सारे टूरिस्ट बाहर से आते हैं। इसको देखते हुए चूंकि शहर में भी प्राय देखा गया है कि काफी सारे धरना प्रदर्शन जुलूस निकलते हैं और जिनके द्वारा कुछ के द्वारा इसमें नियमानुसार अनुमति नहीं ली जाती है। तो उसको देखते हुए प्रशासनिक रूप से जो है बीएनएसएस की सेक्शन में कुछ एरियाज को प्रतिबंधित किया गया है और साथ ही साथ उन एरियाज में अगर कोई प्रोसेशन या जुलूस निकालना है तो उसकी नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर ली जाए आयोजक द्वारा। और इसके आयोजक द्वारा इसमें कोई अनुमति नहीं ली जाती तो उनको धारा जो है 223 बीएनएस में इसमें बताया गया कि आयोजक के विरुद्ध इसमें मुकदमा दर्ज किया जाए, जिससे कि आम जन को इस तरह की असुविधा ना हो, खासकर जो टूरिस्ट पर्यटक शीतकालीन यात्राओं के लिए आ रहे हैं उनको भी कोई असुविधा ना हो। तो वहीं उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा जमाए लोगों पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है, जहां इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से लोगों में नाराजगी भी देखी जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि किसी भी तरह का अतिक्रमण या अवैध कब्जा जब होता है तो इसे हटाने के लिए हाईकोर्ट निर्देश देती है और इन्हीं दिशा निर्देशों का पालन किया जाता है। देखिए, मैं कह रहा हूं किसी भी तरह का अतिक्रमण, किसी भी तरह के अवैध कब्जे जब होते हैं तो उन अवैध कब्जों को हटाने के लिए माननीय न्यायालय की तरफ से, उच्च न्यायालय की तरफ से लगातार दिशा निर्देश मिलते हैं और जब दिशा निर्देश मिलते हैं तो सरकारें उसके खिलाफ कार्रवाई करती हैं। और मेरे युवा मुख्यमंत्री का मत बिल्कुल स्पष्ट है, सही को छेड़ना नहीं है और गलत को छोड़ना नहीं। अवैध खनन और खनिज भंडारण में अनियमितताओं के खिलाफ खनन विभाग ने विकासनगर क्षेत्र में सख्त कार्रवाई की। जिला खान अधिकारी के नेतृत्व में गठित टीम ने जासोवाला और नवाबगढ़ क्षेत्रों में जांच के दौरान नियमों के उल्लंघन के कई मामले पकड़े हैं। जासोवाला क्षेत्र में एक खनन पट्टे की जांच के दौरान गंभीर अनियमितताएं सामने आने पर संबंधित खनन पट्टे का रवन्ना पोर्टल तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। इस क्षेत्र में एक अवैध खनिज भंडारण भी पकड़ा गया है, जहां विभाग की ओर से मौके पर चालान काटते हुए भारी जुर्माना लगाया गया। राजधानी देहरादून में धामी सरकार की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। एमडीडीए ने मस्जिद सील की कार्रवाई की है। दरअसल धर्म की आड़ में अवैध रूप से इस मस्जिद का निर्माण किया गया था और इस मस्जिद के नक्शे को भी पास नहीं कराया गया था। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए मस्जिद की पहली मंजिल को सीज कर दिया है। नाबालिग और महिला संबंधी अपराधों पर हरिद्वार पुलिस की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत एक बड़ी कामयाबी सामने आई। रुड़की की कोतवाली मंगलौर पुलिस ने करीबन 1 साल से पॉक्सो एक्ट और अपहरण के मामलों में फरार चल रहे 25,000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने न सिर्फ शातिर आरोपी को दबोचा बल्कि दोपहर में अपहरण की गई नाबालिग को भी सकुशल बरामद किया। इस पूरे मामले का खुलासा रुड़की तहसील कार्यालय में एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने पत्रकार वार्ता के दौरान किया। आरोपी पुलिस को चकमा देने के लिए विदेश जाने की झूठी कहानी फैलाता रहा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, तकनीकी साक्ष्यों और मैनुअल पुलिसिंग के दम पर पुलिस ने हैदराबाद से लेकर मैंगलोर तक आरोपी की गतिविधियों पर नजर रखी और आखिरकार उसे धर दबोचने में सफलता हासिल की। पॉक्सो केस में फरार इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। 1.25 साल पहले 2024 में एक मुकदमा दर्ज हुआ था पॉक्सो सेक्शन में और अपहरण में, जिसमें एक 14.5 साल की अपहृता को एक बंदा, जो परिजनों ने बताया कि ये व्यक्ति उसको भगा के ले गया है, अपहरण करके ले गया है। तो चूंकि पिछले 1 साल से लगातार उसके बारे में कार्रवाई चल रही थी, ना अपहृता का पता लग पा रहा था ना अपहरण करने वाले का, तो कई बार इसमें टीमें बनी। जब सुराग ऋषि पता ऋषि के आधार पर हमें कुछ इनपुट मिले, हमारी टीमों ने
पकड़ बनानी चाहिए और इस दौरान वो जो अभियुक्त है उस पे 25,000 का इनाम भी घोषित हो गया था। तो कल हमारी जो मंगलौर पुलिस है, जिसको हमारे कोतवाल साहब खुद लीड कर रहे थे टीम को, उनकी एसएसआई और महिला दरोगा, तो फाइनली वो अपहृता उस अपहरण करने वाले व्यक्ति जिसका नाम अब्बास है उसके साथ रिकवर हुई है और आज हम उसको जुडिशियल रिमांड में कोर्ट में पेश। नगर निगम क्षेत्र में आक्रामक और खतरनाक नस्ल के कुत्तों को लेकर अब सख्ती की तैयारी शुरू हो गई है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि बोर्ड बैठक के निर्णय और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में म्युनिसिपल बॉडी क्षेत्रों के लिए श्वान पालने से जुड़ी स्पष्ट नियमावली तैयार की जा रही है। खासतौर पर यहाँ पर कुछ ऐसी ब्रीड्स हैं जो कि खतरनाक नस्ल के तौर पर जानी जाती हैं। कुत्तों को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं जिससे आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। नगर आयुक्त ने यह भी कहा कि पशु स्वामियों के लिए जरूरी सावधानियों से जुड़ी ये नियमावली प्रारंभिक अधिसूचना के तौर पर जारी कर दी गई है, जिस पर आपत्तियों और सुझावों के लिए समय भी दिया गया है। साथ ही ये भी स्पष्ट किया गया है कि तय मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो बोर्ड बैठक में भी निर्णय हुआ था और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी म्युनिसिपल बॉडीज में के एरियाज में जितने भी ऐसे आक्रामक जो पशु हैं, श्वान पशु हैं, उनके संबंध में नियमावली तय हो और नियमावली में फेरोशियस ब्रीड्स को लेकर के विशेष प्रावधान हो। जितने भी ऐसे पशु स्वामी हैं जिनके द्वारा श्वान पशुओं को डोमेस्टिकेट किया जाता है, पाला जाता है, उनके द्वारा जो समस्त सावधानियां बरती जानी है उनके विषय में विस्तृत नियमावली नोटिफाई की गई है। देहरादून में नगर निगम ने शहर में अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए अभियान तेज कर दिया है। नगर आयुक्त नमामि बंसल के निर्देशों के अनुपालन में नगर निगम की भूमि अनुभाग की ओर से अलग अलग टीमें गठित करते हुए नगर निगम क्षेत्रों में फुटपाथों पर रखे अवैध बोर्ड, ठेली और होर्डिंग हटाने की कार्रवाई की जा रही है। नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि चाहे रेजिडेंशियल क्षेत्र हो या फिर बाजार, किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कई जगहों पर कार्रवाई का विरोध भी सामने आया है, जिसके चलते अब भी ये अभियान पुलिस बल के साथ संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है ताकि कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए शहर को अतिक्रमण मुक्त किया जा सके। जो अतिक्रमण देखा जाता है स्पेशली रेजिडेंशियल और इनर स्ट्रीट्स में, जो कि स्ट्रीट्स नैरो भी हैं, वहाँ पर अक्सर या तो नाली होती नहीं है या नाली है तो उसमें कोई रैंप या कोई स्लैब टाइप का बना करके उसको बाधित कर दिया जाता है। इस प्रकार के भी सभी अतिक्रमण को लेकर के समय समय पर नगर निगम की टीम जब जाती रही है, विरोध का भी कई बार सामना करना पड़ता है। इसीलिए मैं पुलिस बल अब इस कार्रवाई को किया जा रहा है और नगर निगम की टीम और पुलिस टीम के साथ में संयुक्त रूप से अतिक्रमण के विरुद्ध लगातार अब कार्रवाई और अभियान चलाया जा रहा है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की पहचान उसकी स्वच्छ आबो हवा रही है, लेकिन अब यही आबो हवा लोगों की सेहत के लिए खतरा बनती जा रही है। हालात ये हैं कि देहरादून का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 290 के पार पहुंच रहा है। मौसम वैज्ञानिकों की चेतावनी है कि आने वाले दिनों में कोहरा बढ़ने से हालात और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगर बारिश होती है या तेज हवाएं चलती हैं तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में थोड़ा सा सुधार संभव है, लेकिन फिलहाल इसकी संभावना कम है। तो वहीं पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि देहरादून में प्रदूषण बढ़ने की बड़ी वजह मौसम में बदलाव और हवा का स्थिर रहना है। देखिए, बारिश होने से तो जो है क्लैरिटी बढ़ जाती है, पॉल्यूटेंट्स बैठ जाता है, उसमें उम्मीद यही रहता है कि वो जो है क्लियर हो जाता है और AQI नीचे आ जाता है। देखिए, अभी 20 और 21 तारीख को एक फीमेल WD जो है अप्रोच कर रहा है, तो उसमें भी हमको यही अभी जो संभावना लग रही है वो हल्की से बहुत हल्की बारिश ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, ऊंचाई वाले जो हमारे जिले हैं उनमें ही संभावना बन रही है। वजह तो दो, अब बारिश ना होना, एक तो ये रहता है कि वो नेचुरल प्योरिफिकेशन का काम या स्कैवेंजिंग का काम करते हैं, वो नहीं हो पाया। दूसरा है कि सर्दियों में लोग जो भी इमिशंस होते हैं वो डिस्पर्स कम होते हैं और फाइन पार्टिकुलेट मैटर ज़्यादा बढ़ता है। तो फाइन पार्टिकुलेट मैटर का AQI इम्पैक्ट क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड है तो वो जल्दी चेंज होता है, जल्दी सीवियर में चला जाता है।
तो कंसंट्रेशन PM 2.5 की 100 और 150 के बीच में ही रह रही है, लेकिन वो वेरी पुअर में हो जाता है। अब वो पार्टिकल्स क्योंकि हवा स्थिर है तो डिस्पर्स नहीं हो रहे हैं। बायोमास बर्निंग लोकल में, वेहिकुलर इमिशन